तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन की जो परिवार है उसमें, और सभी लोग जो अभी हमारा क्लास चल रहा है इसमें हम बात करेंगे बीपीएससी के एग्जाम के सिलेबस के बारे में। कल हमने आप लोगों को बताया था कि जो पिछली बीपीएससी की क्वेश्चंस आए थे वो कहाँ से, किस बुक से आए थे, उसी के बेसिस पर हमने आपका आज का और जो भी हमारे आगामी चीजें हैं उस पर हमने बना रखा है। सारा सेटअप है 1500-1200 क्वेश्चंस का, एक पूरा 80-80 क्वेश्चंस का हमने 15 सेट बना रखा है और 5 ऑप्शन के साथ। पिछले बार आप लोगों ने ध्यान भी दिया होगा कि प्रॉब्लम क्या हुआ था कि आपको आंसर तो क्वेश्चन का आ रहा था, बट दिक्कत क्या हो रही थी, दिक्कत ये हो रही थी कि आप लोग 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में फंस गए थे। 5 ऑप्शन का जो था नन ऑफ दीज और मोर देन वन ऑफ द एबव, ये जो 2 ऑप्शन बीपीएससी ने अपने तरीके से बनाया था, इसी में हम लोग फंस गए थे क्योंकि हम लोगों ने कभी भी ऐसे प्रैक्टिस सेट पर प्रैक्टिस नहीं किया था। ठीक है, तो इसी चीज को मिनिमाइज करने के लिए, ताकि अगली बार आपसे जो हमारा एग्जाम आगामी होने वाला है 16 मार्च को, वहां पर आपको दिक्कत ना हो, तो इसीलिए मैंने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया हुआ है। और वो कोर्स आपका, ये तो मैं बस यहाँ पर आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे और इस सब चीजों पे कि ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, लेकिन जिसको भी ये चीज चाहिए होती है वो सब सिंपली क्या कर सकता है, प्ले स्टोर पे जाकर। किसका माइक ऑन है भाई? विशाल। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप इस ऐप को अधिक से अधिक संख्या में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे, वहां रजिस्टर के लिए आता है, आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसी क्या प्रोसेस है, तो जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सौरभ सर, रिकॉर्डिंग होगा ना सर? हाँ, इसका रिकॉर्डिंग है। ठीक है सर। चलिए, तो अभी आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा। तो आपने क्या करना है, आपको आ जाना है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन के ऐप पे। ठीक है, आपको प्ले स्टोर में मिलेगा, जैसे आप पूरा नाम डालेंगे तभी मिलेगा ना, पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये पूरा नाम डालिएगा तभी आपको वहां पर दिखेगा। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप इसको डाल देंगे तो आपके सामने इस तरीके का एक रजिस्टर, न्यू यूजर का रजिस्टर खुलकर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे तो आपको बताता चलूं कि जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे तो उसमें आपको अपना पूरा डिटेल भरना होगा, मोबाइल नंबर और खुद पासवर्ड बनाना होगा, और फिर न्यू यूजर पे साइन इन करना होगा। उसके बाद जैसे ही आप एक बार साइन इन कर लेंगे तो दोबारा आप क्या कर सकते हैं, आसानी से उसको जब चाहे तब एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही आप खोलेंगे तो आपके सामने देखिए 2-3 कोर्स का अभी मैंने स्टार्ट किया है। एक आपका आएगा फ्री फिजिकल एजुकेशन का कोर्स, यहाँ देखिए आप देख सकते हैं, ये फ्री वाला आएगा। ठीक है, तो फ्री वाले में क्या करना है, सिंपली इसमें मैंने 10 यानी लगभग 500 क्वेश्चंस आपको फ्री में दे रखा है। पहले आप इसका डेमो देख लीजिए कैसा है। Sir, your screen is not visual, sir. और किसी को दिक्कत तो नहीं, क्या स्क्रीन नहीं दिख रही है? नो सर, सबको दिख रही है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? No, no, यस सर, no. दिख रही है। किसे नहीं दिख रही है भाई? मैं बोल रहा हूँ सर, इधर में दिखाई नहीं दे रहा इधर। सिर्फ एक को दिख दिक्कत रही है है कि सर। बहुत लोग को दिक्कत है? दिख रही है सर। मुझे भी शो नहीं हो रहा था, रिफ्रेश किया दिख रही है। हाँ, तो रिफ्रेश कर लीजिए, आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, तो इसमें फ्री वाले में बता दूं मैं, जिनको फ्री टेस्ट लेना है तो वो अभी पहले डेमो देख ले कैसे करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट पे, तो जैसे आप प्लेलिस्ट करते हैं तो आपने अभी टेस्ट वाले सेक्शन पे जाना है। ठीक है, केवीएस वाला और राजस्थान वाला अभी हमारा 10,000 क्वेश्चन का एक कोर्स लॉन्च होगा। ठीक है, 10,000 क्वेश्चन का, ये यूपी टीजीटी एग्जाम से पहले तकरीबन 15 दिन के अंदर ये सारा आ जाएगा। 10,000 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। ठीक है,
10,000 क्वेश्चन में आपको क्या रहेगा कि जितने भी 2010 से लेकर 2024 के बीच में जितने फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम हुए हैं, चाहे वो केबीएस हो, नवोदय हो, राजस्थान हो, यूपी टीजीटी हो, यूपी एलटी हो, यूपी हायर एजुकेशन हो, मतलब कोई भी आप उठा लीजिए, ठीक है, राजस्थान से लेकर कोई भी ऐसा नहीं पेपर छोड़ा है, तो सभी को मतलब मैंने कवर किया हुआ। उसके साथ साथ मैंने 3,000 ऐसे क्वेश्चन को सेट किया हुआ है जो गेम वाइज है, गेम पे भी क्वेश्चन 3,000 बनाया है मैंने, है ना। तो जैसे आपको अगर फ्री वाला करना है तो आप पहले डेमो के लिए देख सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेस्ट आएगा, टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे फ्री लिखे हुए हैं। आप इस साइड देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्री वाला ऑप्शन लिखा हुआ है और यहाँ से आप टेस्ट को जाकर स्टार्ट कर सकते हैं और रीस्टार्ट एक टेस्ट को कई बार लगा सकते हैं, ठीक है, जब चाहे तब, जितनी बार चाहे उतनी। तो 8 ये हम देखिए 50-50 के हमने 30-30 मिनट के वो दिए हुए हैं, इसमें आप आसानी से टेस्ट को लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये था फ्री वाला। और इसके बाद अभी और भी बहुत सारी चीजें अपलोड होंगी, धीरे धीरे अपलोड हो रही हैं। तो हमारा जो मेन अभी कॉन्सेप्ट जो हम बैच चला रहे हैं ये है आपका पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन का 1505 ऑप्शन वाला क्वेश्चन। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि पूरे यूट्यूब पे या जो भी फिजिकल एजुकेशन के बैचेस चला रहे हैं 5 ऑप्शन वाला क्वेश्चन कोई भी बनाकर प्रैक्टिस नहीं करा रहा है। जिससे प्रॉब्लम क्या हो रही है बच्चों को कि दिक्कत हो रही है उनको, जब वो एग्जाम में जाते हैं तो वहां गलतियां कर जाते हैं, आता हुआ क्वेश्चन गलती करते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसे 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस को फेस नहीं किया होता है। आपके साथ भी यही हुआ होगा, ठीक है। तो आइए एक बार इसको देख लेते हैं। माफ करिएगा, थोड़ा सा आपको लगा होगा कि टाइम सर ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन देखिए साथ ही साथ सबको पता भी होना चाहिए क्योंकि मैं इस तरह से चीजें चला रहा हूं तो आपको जानकारी भी होनी चाहिए, ठीक है। मुझे पता है कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा। आइए आगे शुरू करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग शो कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट में, तो अभी प्लेलिस्ट में आपको अगर सैंपल देखना है तो सैंपल 2 और 1 मतलब टेस्ट नंबर 1 और 2 देखिए, सब सेट नंबर 11 है, 9, 8 ये सब पेड हो चुका है। 1 और 2 जो अभी आपका है वो आपका 1 और 2 जो आपका क्या है वो अभी फ्री है। तो आप इसको यहाँ से देख के एक अंदाजा लगा सकते हैं मोटा मोटी कि आपको अगर लगे कि ऐसा क्वेश्चन आता है और आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इसको जरूर लगाएं। आपको नहीं लगता है कि बेनिफिशियल नहीं है तो फिर आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं स्टार्ट में और फिर से हम लोग यहाँ पर न्यू स्टार्ट में क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने न्यू स्टार्ट पे क्लिक किया, ठीक, जैसे हमने यहाँ पे न्यू स्टार्ट पे क्लिक किया देखिए हमारे सामने ऑप्शन खुल के आ गया, ठीक। तो स्टार्ट करेंगे, आप एक बार जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अरे सॉरी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका आ जाएगा। और अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे विच इज अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा, तो बताइए मस्कुलर सिस्टम पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट एक्सरसाइज क्या होगा। हाइपरट्रॉफी और मसल्स बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, इंक्रीज डी होगा सर। मेटाबॉलिज्म, यस सर, डी। ये हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी देखिए, इंक्रीज मायोग्लोबिन, हाँ ये बढ़ सकता है और ए सही होगा। बी का कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं, मेटाबॉलिज्म का नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोग इसको डी ऑप्शन रखेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। लास्ट में देखिएगा जब हम लोग उसको वो करते हैं, ठीक है, सबमिट करेंगे तो वहां पर इसका बताएगा कितने ऑप्शन हमारे सही थे, क्या गलत था, क्या रैंक था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पूछ रहा है विच इज नॉट अ शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। देखिए एक्सरसाइज का जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, तो इसका हमारी स्वास्थ्य यानी हमारे जो सिस्टम है उस पर 2 प्रकार की प्रभाव पड़ती है। एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म को हम लोग इमीडिएट इफेक्ट भी कहते हैं। इमीडिएट मतलब कि जैसे ही आप फिजिकल एक्टिविटी करने जाते हो तो तुरंत आपको क्या देखने को मिलता है, ठीक है, यानी तुरंत उसका प्रभाव जो देखने को मिले वो क्या हो गया, इमीडिएट हो गया और शॉर्ट टर्म हो गया। और एक होता है क्वालिटी, यानी कि आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो तो 2-4 महीने बाद आपके इंटरनल ऑर्गन के फंक्शंस में क्या चेंजेस हुआ उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म कहते हैं। तो यहां पूछ रहा है कि नॉट अ शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं है, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टेट, ये होता है माइक्रो टीयर्स इन मसल फाइबर्स, इंक्रीज इन लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। तो आपको ये बताना है इसका राइट आंसर।
तो इसका इंक्रीज जो इन राइट लैक्टिविटी। आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो लैक्टिक एसिड टॉलरेंस वाला सिस्टम है ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे फिजिकल एक्टिविटी हेल्प्स टू इंक्रीज। फिजिकल एक्टिविटी क्या या क्या बढ़ाने में मदद करती है आपको ये बताना है। तो साइज ऑफ मसल, साइज ऑफ बोन या साइज ऑफ ब्रेन। साइज ऑफ तो मसल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा यहाँ पर। ब्रेन की साइज नहीं बढ़ा सकता, ठीक है, साइज ऑफ बोन की भी नहीं बढ़ेगी क्योंकि वो तो कैल्शियम से उससे संबंधित होता है और जेनेटिक्स पे डिपेंड होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंक्रीज इन ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन मसल इज एन इफेक्ट ऑफ। देखिए ये आप बोल रहे हैं और सोच रहे होंगे सर इतना तो क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था पिछली बार, तो इसका मैं आपको कारण बता दूं कि देखिए मैं जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूं ये क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 और 8 आप देखेंगे तो वहां पर एक है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है, या फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स वाला चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये आएगा 12th वाले में। 11th वाले में क्या चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और जब 12th वाला चैप्टर है तो उसमें इसको थोड़ा सा इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज बता दिया है। ठीक है, तो वहां पर ये सब वहीं से ये सब सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं, उस एनसीईआरटी की बुक में है। इंक्रीज इन ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन मसल इज एन इफेक्ट ऑफ। अगर आपके मसल्स में, ठीक है, इंक्रीज इन ग्लाइकोजन स्टोर्ड, तो उससे हम ये किसके द्वारा होता है आपको ये बताना है। किस ट्रेनिंग के द्वारा आपके यहाँ ग्लाइकोजन स्टोर बढ़ता है मसल्स में, किस प्रकार की ट्रेनिंग के द्वारा? एरोबिक ट्रेनिंग। एरोबिक ट्रेनिंग के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। मेन एंड वुमेन यूजुअली अटेन देयर हाईएस्ट स्ट्रेंथ लेवल्स बिटवीन द एज ऑफ। तो मैन और वुमेन क्या है कि अपना अंतिम शक्ति मतलब जितना उनकी क्षमता होती है लगभग वो प्राप्त कर लेती है किस आयु में? तो 20 से 40 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इट इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मिनरल्स, ठीक है, तो इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ बोन। तो आपको बताना है कि किसमें हमारा जो रहता है अमाउंट मिनरल्स जो होता है, यानी कि मोस्टली कैल्शियम एंड फास्फोरस कंटेन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ बोन। ठीक है, तो जो हमारे बोन में कैल्शियम उसका होता है, तो क्या पूछ रहा है कि यह इसमें मौजूद खनिजों की मात्रा का माप हड्डी का एक निश्चित मात्रा में होता है। तो आपको ये बता बॉडी कॉम्पोजिशन, बॉडी बोन मास या पल्मोनरी फंक्शन। बोन मास। तो यहाँ पे बोन मास, ठीक है, बोन के मास को बढ़ाने में आपका कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। द केमिकल सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड बाय अ स्पेसिफिक होस्ट ग्लैंड सिक्रीटेड इनटू द ब्लड, ठीक है, एंड कैरीड थ्रू आउट द बॉडी आर कॉल्ड। देखिए कुछ लोग इसमें हिंदी वाले भी होंगे तो ऐसा ना समझे कि सर खाली अंग्रेजी में ऐसा बोल रहे हैं, हिंदी भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो द केमिकल सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड बाय द स्पेसिफिक होस्ट ग्लैंड, ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा है वो है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इसका दैट इज नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जो कि सिक्रीट करता है और जाके ब्लड में अपने आप को मिलाता है। ठीक है, मतलब उसका कहने का मतलब क्या है कि ग्लैंड जो अपना मतलब वो निकालता है हार्मोन, वो सीधा जाके ब्लड में छोड़ता है। तो इसमें से कोई भी ऐसा ग्लैंड नहीं है। कोई ग्लैंड दिख रहा है आपको? आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग और आगे देख लेंगे नेक्स्ट हमारा क्या है। इंक्रीज इन साइज ऑफ बॉडी पार्ट, सेल, ऑर्गन और द अदर टिश्यूज इज कॉल्ड। अगर आपके बॉडी में सेल, ऑर्गन और अदर टिश्यू पार्ट्स को जब इंक्रीज होना क्या कहलाता है? ठीक है, तो क्या कहलाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी हाइपरट्रॉफी। जब भी हमारे किसी ऑर्गन और सेल्स की उसकी लंबाई चौड़ाई कुछ बढ़ती है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं? हाइपरट्रॉफी कहते हैं। नेक्स्ट आगे बात करेंगे। अ स्प्रेन इज एन इंजरी। तो स्प्रेन किस प्रकार की इंजरी होती है? मसल्स, टेंडन, लिगामेंट, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, लिगामेंट की। अ बोन फ्रैक्चर इज एन एग्जांपल ऑफ इंजरी। तो बोन फ्रैक्चर किस प्रकार की इंजरी एग्जांपल होता है? स्किन का, सॉफ्ट टिश्यू, हार्ट टिश्यू। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, हार्ट टिश्यू का। ठीक है,
नेक्स्ट बात करेंगे और सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज डैमेजेस। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज किसको डैमेज करता है? लिगामेंट एंड टेंडन्स, स्किन एंड त्वचा, कार्टिलेज एंड मसल्स। क्या ऑप्शन होगा यहाँ पे? डी। डी होगा। ठीक है, तीनों में करता है ये, ए बी सी तीनों इसका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी आपको दो भी लगेगा आंसर ना, तो भी आप डी के साथ जाइएगा। ठीक है, डी के साथ जाना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अ फ्रैक्चर इन विच द बोन ब्रेक्स हॉरिजॉन्टली। ऐसा फ्रैक्चर जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म का मतलब क्या होता है? ऐसे सीधे, मतलब इस फॉर्म में, अगर सीधे फॉर्म में ऐसे सीधा, जैसे ये लाइन देख रहे हैं आप, इस फॉर्म में अगर क्रैक हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसफर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। और वर्टिकल जब होगा तो ऑब्लिक। ऑब्लिक फ्रैक्चर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। कंप्लीट फर्स्ट एड इज द, फर्स्ट एड क्या होता है? कंप्लीटिंग सेकेंडरी सर्वे, फर्स्ट हेल्प टू द गिवन कैजुअलिटी। ठीक है, असेसाइनिंग अ विक्टिम्स वाइटल साइन, किसी पीड़ित को महत्वपूर्ण संकेत पहुंचाना। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा। हताहत को दी गई पहली मदद, किसी भी विक्टिम को पहली जो मदद दी जाती है, दैट इज वही आपका क्या है? फर्स्ट एड है। ड्रेसिंग एंड बैंड एजेस आर यूज टू। तो किसमें हम क्या करते हैं? बैंड और वो पैजेस वगैरह लगाते हैं। ठीक है, एजेस यहाँ पे कुछ हमें कुछ सही नहीं लगा। ड्रेसिंग और बैंड का उपयोग किया जाता है। इंक्रीज द विक्टिम पेन, इंक्रीज इंटरनल ब्लीडिंग, या हेल्प कंट्रोल ब्लीडिंग एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी। तो बैंड का जो प्रयोग करते हैं, बैंडेज वगैरह जो लगाते हैं, उसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो उसका उपयोग हम लोग करते हैं, तो उसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो उसका उपयोग जो हम लोग करते हैं, तो उसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए करते हैं। ठीक है, बड़ा करूं कि ठीक है, समझ में से आ रहा है? दिख रहा है सर। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे? द की, बैकग्राउंड डार्क कलर में कर दीजिए, ये ऐसे क्लियर नहीं रहा, सब व्हाइट व्हाइट सा हो जा रहा है। क्या कह रही है? बैकग्राउंड पे थोड़ा मतलब इसका स्क्रीन जो व्हाइट है, थोड़ा डार्क कलर में कुछ हुआ तो क्लियर नहीं रहा क्या? कैसे कह रही क्लियर नहीं है? और किसी को भी दिक्कत हो रही है क्या? क्लियर है सर। द की गाइडिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड आर। तो आपको बताना है कि फर्स्ट एड का जो की गाइडिंग एम होता है या ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है। देखिए क्वेश्चन आया था ट्रिपल पी, प्रेजेंट प्रमोट इंजरी एंड प्रिजर्व वाटर, या प्रेजेंट फर्दर इंजरी, प्रेजेंट प्रमोट रिकवरी, प्रिजर्व लाइफ, या प्रिजर्व रिकवरी, प्रिजर्व मिनरल्स एंड प्रिजर्व इन्वायरमेंट। क्या होता है बताइए? बी। अच्छा क्वेश्चन है। बी। ऑप्शन नंबर 20 करेगा। प्रेजेंट फर्दर इंजरी नहीं होगा, प्रिवेंट फर्दर इंजरी होगा। यहाँ पर थोड़ा सा गलती है स्पेलिंग में। प्रिवेंट फर्दर इंजरी मतलब तीन प्रिंसिपल एम ऑब्जेक्टिव होते हैं फर्स्ट एड के, कि सबसे पहले चोट लगने वालों को क्या करना है? प्रिजर्व लाइफ। देखिए इधर से शुरू होता है, उल्टा दिया। प्रिजर्व लाइफ, प्रिजर्व का मतलब होता है जीवन की रक्षा करना है। किसी भी हाल में चोट लगे हुए व्यक्ति को अगर आप फर्स्ट एड दे रहे हैं तो एनी हाउ कंडीशन में आपको उसकी जिंदगी को बचाना है। ये पहला धर्म, मतलब पहला कर्तव्य आपका। दूसरा क्या होता है? प्रिवेंट फर्दर इंजरी। प्रिवेंट फर्दर इंजरी का मतलब क्या होता है कि और ज्यादा हालत गंभीर होने से उसे क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए, मतलब बचाना चाहिए उसको। ठीक है, उसको और ज्यादा चोट न लग जाए, इसी वजह से वो करना चाहिए, रोक के रखना चाहिए। नेक्स्ट होता है प्रिमोट रिकवरी, और फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे क्या हो? जल्दी जल्दी उसके चोट लगे भाग ठीक हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। द राइस ट्रीटमेंट। तो राइस क्या है? रेस्ट आइस, क्रचेस एलिवेशन, रेस्ट इबुफ्रेन क्रचेस, या रिकवरी आइस कंप्रेशन एक्सरसाइज। बताइए इसमें से क्या होगा? ई। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए तो बहुत ध्यान से पढ़िए। डी ऑप्शन भी होता है ना, यही प्रॉब्लम होता है कि हम लोग कभी इससे प्रैक्टिस करके नहीं गए थे, जिससे कि हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी एग्जाम में। आपके साथ हुई है, मैं आपकी दिल की बात बता रहा हूँ।
मुझे पता है ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग कभी ऐसे प्रैक्टिस कराते ही नहीं और न कभी किए थे। आता हुआ क्वेश्चन गलत होने का कारण यही था। द टर्म बायोमैकेनिक्स टू डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल प्रिंसिपल इन द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज अडॉप्टेड इन। तो जो बायोमैकेनिक्स वर्ड था, जिसका मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल प्रिंसिपल ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये बताओ कि ये कब टर्म को स्टार्ट किया है, टर्म कब स्टार्ट किया गया था, कब खोजा गया था? 1970 के दशक में या 1970 के बाद या पहले या 1970 में? तो इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन ए 1970 के पहले, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? मैकेनिक्स ऑफ स्पोर्ट्स, किनेसियोलॉजी, फिजिक्स ऑफ स्पोर्ट्स, या मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। ये एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। ठीक है, फिजिक्स ऑफ स्पोर्ट्स कहते हैं स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स को। कोई किसी को प्रूफ चाहिए बताइएगा, मैं दे दूंगा इसको। ठीक है, वहां लिखा हुआ उस लाइन में कि स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स को आल्सो भी हम फिजिक्स ऑफ स्पोर्ट्स कह सकते हैं या कहते हैं। द टर्म फ्लेक्शन रिफ्लेक्स, तो फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? टर्निंग, ट्विस्टिंग या स्ट्रेंथनिंग। मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। जल्दी से आंसर बताइए इसका। हाँ, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज। फ्लेक्शन का मतलब होता है मोड़ना, शॉर्टनिंग होगा, नॉट स्ट्रेंथनिंग होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन से भी लगाइए ना, एक्सटेंशन इज अ, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? बैंडिंग, टर्निंग या ट्विस्टिंग। ई फिर गलत आ रहा है, बी कैसे होगा? एक्सटेंशन मतलब होता है ई फैलाना होता है, कहीं फैलाना लिखा हुआ है, ई होगा। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मूविंग अवे फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस इज नोन एज। तो क्या करते हैं? अपने बॉडी पार्ट्स को क्या करते हैं? मूविंग अवे, अवे मतलब दूर ले जाना। बॉडी पार्ट्स को जब मिडिल लाइन से दूर ले जाते हैं, अपने एक्सिस से दूर ले जाते हैं, ठीक है, सेंटर पॉइंट से दूर ले जाते हैं, हम स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हैं और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जब कोई बॉडी पार्ट्स दूर जाता है तो उसे क्या कहते हैं? नन ऑफ दीज एबडक्शन कहते हैं। तो कहीं ऑप्शन में है एबडक्शन? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, यस सर। तो ऐसे करो ना, बस ये चीज देखिए, इससे क्या हो रहा है ना, इस तरह के क्वेश्चन लगाने से ना दिमाग जो अलर्टनेस होता है, जो आपने 10 बार वही क्वेश्चन लगा कर रट लिया दिमाग में, फटाफट फटाफट करते हैं। ठीक है, 80 मिनट के पेपर को, जैसे 80 क्वेश्चन होता है, तो आप लोग 30 मिनट में, जो उतना हम पढ़ लेते हैं कि 30-40 मिनट 30 मिनट में हम कर लेते हैं, या 20 मिनट 25 मिनट में कर लेते हैं। उसके पीछे यही गलतियां हो जाती है। वही 3-4 गलतियों को बचाना है कि मुझसे 3 क्वेश्चन गलती ना हो। आता हुआ क्वेश्चन अगर आपने बचा लिया एग्जाम में, तो निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी। और हर बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप आता हुआ क्वेश्चन, क्योंकि हम ना बार बार ऐसे आसान क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाते हैं ना कि हमारा आदत पड़ जाता है, हमारा जो हैबिट होता है, हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो हैबिचुअल हो जाता है, इसलिए उसको पता डायरेक्ट यही आंसर होगा, लेकिन वो सारे ऑप्शन को पढ़ना वहां भूल जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है सबके साथ। ब्रिंगिंग क्लोजर टू द रिफ्लेक्स एक्सिस, क्लोजर मतलब कि नजदीक लाना, अक्ष के निकट लाना, क्या कहलाता है? सी, ऑप्शन नंबर सी, एडक्शन। ठीक है, 1 मिनट का टाइम लेंगे, कुछ लोग को मैं एंट्री करा दूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। ये ऐप पे बहुत अच्छा है, आप लोगों को बहुत हेल्प आएगा। जितनी बार चाहे उतनी बार आप लगाइए, जैसे चाहे वैसे लगाइए। ठीक है, तो इसका बहुत फायदा है आप लोगों के लिए, इसीलिए लेकर आया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें प्रैक्टिस सेट कराइए। अभी मैं प्रैक्टिस सेट इतना डाल दूंगा इस पे ना कि आप थक जाएंगे लगाते लगाते। 1 लाख से ऊपर क्वेश्चन रखा है मैंने। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम बस यही है। और एक बार और बता दूं कि किसी का कॉपी पेस्ट मटेरियल नहीं यूज करता, खुद का कंटेंट बनाकर धीरे से बताता हूँ। यार समय लगता है मेरे चीज़ों में, लेकिन दिक्कत नहीं होता। ठीक है, चलिए ब्रिंगिंग क्लोजर, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरी बुक है जो अभी इस समय इतनी तेज चल रही है, 2000 से ऊपर कॉपी बिक गई है 4 महीने 5 महीने में। ये आप लोग समझ सकते होंगे क्या है उसके अंदर, जिन्होंने लिया है वो बहुत अच्छे से जानते होंगे।
और दूसरी बुक भी आ रही है 10,000 क्वेश्चन वाली, लेकिन उससे पहले वो 10,000 क्वेश्चन पहले यहाँ पर ट्रायल चलेगा ऐप पे, उसके बाद उसकी बुक लॉन्च होगी। उसमें टाइम है, वो आपका यूपी एलटी के समय निकलेगा, और ये वाला आपका यूपी टीजीटी में आ जाएगा ऐप पर 10,000 क्वेश्चन, निश्चित गारंटी दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अब आप कुछ लोग बोलेंगे 10,000 क्वेश्चन का सर यूथ वाले में भी निकाल रखा है। मेरे में इंग्लिश हिंदी दोनों है, प्लस एरर आपको कम रहेगा। उसमें स्टार बना रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस डाउट में डाल रखे हैं, यही दिक्कत है। धीरे आगे बढ़ेंगे अब, तो ये आपका डिडक्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू टॉप और बॉटम। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ट्रांसवर्स प्लेन। मैंने इसका ट्रिक बताया हुआ है पहले पिछले क्लास में, कैसे इसको पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द ग्रेटर द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर सेकेंड लॉ की बात करते हैं तो किसी वस्तु की गति जितनी अधिक होगी, अगर, बताइए, तो ऑप्शन नंबर सी बी। करेक्ट होगा, मोर स्टेबल विल इट रिमेन इट्स मोशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सर ये न्यूटन फर्स्ट लॉ नहीं है क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज द, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या जानते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। रिएक्शन, इफेक्ट, मोमेंटम। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ई ई। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट फोर्स। देखिए ये क्वेश्चन आया है, सी वाला ऑप्शन पढ़िएगा ध्यान से। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को रिजल्टेंट फोर्स भी कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज टेक्निकली डिफाइंस या डिफाइंस चेंजेस इन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक एक्सेलरेशन क्या होता है? जब भी एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि हम जिस तरफ फोर्स को लगाते हैं तो मूविंग ऑब्जेक्ट किस तरह या कैसे चेंज होगा, उसकी लोकेशन में चेंज होगा, उसकी डायरेक्शन में चेंज होगा। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगा रहे हैं तो किन चीजों में चेंज होगा ये पूछ रहा है, उसके लोकेशन में, डायरेक्शन में, वेलोसिटी में। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वेलोसिटी में। नेक्स्ट हम द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, तो दो सतहों के बीच में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। तो ये कैसे काम करता है, कैसे लगता है? सेम डायरेक्शन में लगता है, या डाउनवर्ड्स लगता है, या डायगोनल लगता है? अपोजिट। ई। ई करेक्ट होगा, अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट। अपोजिट होता है। तो अपोजिट वर्ड है नहीं, मैंने देखिए इसीलिए क्वेश्चन मॉडिफाई करके आपको बताया हुआ है। ठीक है, ताकि अगर ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जाए तो आपको पहले देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये ऑप्शन है ही नहीं। तो ई वाला भी, क्योंकि पहले के हम लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं 4 ऑप्शन वाला, या तो हम लोग के दिमाग में बैठ गया कि ई तो ऑप्शन होता ही नहीं है। सही कह रहा हूं मैं? ऐसा लगता नहीं कि ई ऑप्शन तो होता ही नहीं था कभी, मतलब ऐसा ई तो आंसर होगा ही नहीं कभी। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को भी लगाइए, क्योंकि बीपीएससी के पैटर्न को देखिए, उन्होंने ऐसा पूछा हुआ है। सो इसीलिए हम आपको ऐसे बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, पूछ रहा एमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इन विच फ्रिक्शन प्लेज द लिस्ट इंपॉर्टेंट रोल। तो किस प्रकार के खेलों में फ्रिक्शन यानी घर्षण बहुत कम भूमिका निभाता है, यहाँ घर्षण कम लगता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, आइस स्केटिंग में। ठीक है, फ्रिक्शन इज अ मैग्नेटिक फोर्स होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, कपल फोर्स है, मोर देन वन ऑफ द अबव है, नन ऑफ दीज है। फ्रिक्शन क्या है? कपल फोर्स है, गलत, नन ऑफ दीज है। ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन अ सरफेस विल जनरेट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, किसी सतह पर उत्पन्न होने वाली घर्षण की मात्रा को मापा जा सकता है किसके द्वारा? कैलिब्रेशन के द्वारा, कोएफिशिएंट के द्वारा, स्मूथनेस के द्वारा। आप घर्षण को कैसे माप सकते हैं? कोएफिशिएंट। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडोमार्फ बॉडी टाइप्स अकॉर्डिंग टू सेल्डन इज।
सेल्डन के अनुसार इंडोमार्फ शरीर का प्रकार कैसा था? अ राउंड बॉडी, अ पियर शेप्ड बॉडी, फैटी शेप्ड बॉडी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। डी। डी, ठीक है, डी यहाँ पे रखेंगे क्योंकि फैटी भी मिल रहा है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि वो बोर्ड ने जबरदस्ती माना था अपने हिसाब से, मुझे नहीं पता, बट राउंड शेप और पियर शेप दोनों होता है। एनसीईआरटी का मैं उनको दे दूंगा, वो लिखा हुआ पूरा लाइन में लिखा हुआ, पियर शेप एंड राउंड बॉडी दोनों लिखा हुआ है वो, और उन्हीं की बुक में लिखा हुआ है जिस बुक को वो देते हैं, रेफर करते हैं, ठीक है, जिस बुक से उन्होंने क्वेश्चन बनाया था। बट चीजें क्या होती हैं कि वो एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने लास्ट में, जिससे कि जो बच्चे आए थे वो दिक्कत में आए, ठीक है, जिनको दिक्कत हुआ फिर 1-2 नंबर से रुकने वाले बच्चों को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नजदीक मत रहिए, बॉर्डर के नजदीक रहेंगे तो गोली खा जाएंगे, यही सीधा होता है और यही हुआ है आप लोगों के साथ भी। आज आप यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, इसका मतलब यही है, बॉर्डर पे आप लोग थे, तो बॉर्डर पर रहोगे तो कोई भी गोली खाएगा ना, या तो बॉर्डर को क्रॉस कर जाओ। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच बॉडी टाइप कैन बी कैरेक्टराइज बाय अ राउंड बॉडी एंड जोवियल पर्सनालिटी। देखिए एक बता दूं और आपको कि आपसे यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, जोवियल पर्सनालिटी। जोवियल पर्सनालिटी भी इंडोमार्फ होता है, मतलब कि बहुत जैसे टेडी बियर टाइप का होता है ना प्रश्न चिन्ह व्यक्ति, तो ये भी आपका इंडोमार्फ में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अ पर्सन हु इज बोल्ड एंड आउटगोइंग, वह पर्सन जो बोल्ड भी होता है, आउटगोइंग होता है, तो किस प्रकार का होता है? बी। बी, एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, मतलब ये आसानी से दोस्ती कर लेते हैं, सबको बना लेते हैं, आउटगोइंग किसी से मिलनसार होते हैं। नेक्स्ट हमारा है मोटिवेशन दैट ड्राइव्स इंडिविजुअल्स टू आर्टिफिशियली चैलेंज इज कॉल्ड। तो जो मोटिवेशन होता है वह प्रेरणा जो व्यक्तियों को कृत्रिम रूप से चुनौती देने के लिए प्रेरित करती है, तो उसे कौन करते हैं? कृत्रिम, आर्टिफिशियली को हमने बताया हुआ अपने लेसन में कि 2 प्रकार के होते हैं, किसको हम लोग, तो ये आपका ए होगा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होगा, ठीक है। मोटिवेशन थ्रू रिवार्ड एंड प्रेज इज नोन एज एक्सट्रेंसिक। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का फीचर नहीं है इनमें से कौन सा? गोल्स होता है, नीड्स होता है, एटीट्यूड, आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट है, ठीक है, तीनों ही होते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन में। क्योंकि बिना गोल के हम कैसे किसको मतलब पाने की इच्छा रखेंगे, तो मोटिवेट कैसे रहेंगे? आपकी जरूरत, नीड्स क्या होती है, बायोलॉजिकल नीड्स या कोई भी नीड्स आपकी, ये आपकी क्या होती है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। आपका एटीट्यूड, आप किस कार्य करने के लिए क्या एग्री हो रहे हो, अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो ये तीनों ही इंटरनल है, यानी इंट्रिंसिक है, एक्सटेंसिव कोई भी इसमें से नहीं था, इसीलिए यहां पर नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्टिव फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। इनमें से कौन सा कोरोनरी हृदय रोग की रोकथाम के लिए प्रभावी नहीं है? ठीक है, जो साथी लेट आते हैं उनसे मैं बार बार कहूंगा कि आप लोग समय से आइए, फिर बाद में एंट्री में नहीं कराने दूंगा, ठीक है, फिर आप लोगों को जैसा भी लगे आप देख लीजिएगा। ए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कौन सा है जो हृदय की रोकथाम के लिए प्रभावित नहीं है? तो मेडिसिन होता है, डाइटिंग होता है, डी होगा कि ए होगा? ए सर। डी इज राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिजल्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज? इंक्रीज बोन डेंसिटी, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, इंक्रीज लॉन्गेविटी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। दो हमें ऑप्शन तो सही लग रहा है, तो इसलिए हम डी के साथ जाएंगे। एक से अधिक हो गया तो डी के साथ चले जाओ।
ठीक है, चाहे बी सी सही हो, चाहे ए सी सही हो, चाहे ए बी सही हो, है ना। 2 ऑप्शन सही लगा, आपको डी जाना है, तीसरे को मत देखो। बहुत थोड़ा बहुत डाउटफुल में है तो उसको ले सकते हो, लेकिन 2 पे कंफर्म बनाओ आप, 50-50 2 पे। आगे बढ़ेंगे। नॉर्मली पीपल डू नॉट एडहेयर टू अ रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम ड्यू टू, आमतौर पर लोग नियमित व्यायाम कार्यक्रम का पालन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? लैक ऑफ प्रॉपर गोल्स, क्योंकि उनका उचित लक्ष्य नहीं होता है, विभिन्न प्रकार के व्यायाम को जोड़ नहीं पाते हैं, सामाजिक समर्थन की वृद्धि, सोशल सपोर्ट इन्हांसमेंट के कारण, या किस वजह से? डी। ए। ए। तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उनका प्रॉपर गोल नहीं होता है, ठीक है, जिस वजह से वो क्या करते हैं, एक्सरसाइज के, ये इसका मतलब समझते हैं, एडरहेंस टू एक्सरसाइज, ये 11th-12th में है। एडरहेंस टू एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? मतलब अपने आप को एक्सरसाइज के प्रति क्या करना, सजग रखना, या रेगुलरिटी बनाए रखना। देखो अक्सर यही होता है कि लोग क्या करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पाते, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी क्या चाहिए चाहिए होता है उसको, फिजिकल एक्टिविटी को टाइम चाहिए होता है, और इंसान के पास आज के समय में क्या है, टाइम ही नहीं है। इसीलिए 2 दिन मतलब जाते हैं, फिर छूट जाता है, तो फिर लंबे लंबा गैप हो जाता है, होता है कि नहीं ऐसा? आपने खुद देखा होगा इस चीज को। तो यही इसीलिए बताया, ये एक्सरसाइज, ये जो एडहेरेंट टू एक्सरसाइज जो है, इसका मतलब यही होता है कि आप कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में एक्सरसाइज को कैसे बनाएंगे, ये जरूरी है। आइए आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेजिटमेट बिहेवियर? लेजिटमेट बिहेवियर का मतलब कि वैध व्यवहार है, इनमें से कौन सा वैध माना जाएगा, कौन से प्रकार का एग्रेशन वैध होता है, मतलब वैध, वैध मतलब कौन सा, वैध की बात हो रही है वहां, इलीगल नहीं, इलीगल किस प्रकार का होगा? तो बताइए किस प्रकार का एग्रेशन आपका लीगल माना जाएगा, हॉस्टाइल, इंस्ट्रूमेंटल, या प्रोएक्टिव एग्रेशन? सी। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट होगा। मैं बता दूं, एजर्टिव एग्रेशन जो होता है, एजर्टिव, वो आपका वैध व्यवहार है। 3 प्रकार का, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, हॉस्टाइल एग्रेशन। देखिए खेलों में 3 प्रकार की एग्रेशन जरूरत पड़ती है। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, समझा दूं आपको, कि जब हम खेलों में किसी दूसरे से बदला लेने की भावना से उसको चोट पहुंचाते हैं फिजिकली, और मेंटली डिस्टर्ब, मतलब शत्रुतापन निभाने की कोशिश करते हैं, कि कैसे उसने हमको मार दिया, कैसे उसने हमको ऐसे कर दिया, या कैसे उसने हमको आउट कर दिया। तो जब इस प्रकार की आपको वो हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से आप किसी को, अपोनेंट को इंजर्ट करते हैं, जानबूझकर इंजर्ट करते हैं, तो हॉस्टाइल में आता है। इंस्ट्रूमेंटल में क्या होता है कि आपको सामने वाले को इंजर्ट करने पर आपको विनर किया जाएगा, यानी कि आप एज अ गोल, मतलब इंजरी एग्रेशन दिखा रहे हैं, उस एग्रेशन के थ्रू आपने अपने एम को पाया। तो इंस्ट्रूमेंटल का जो है एग्जांपल बता दूं आपको, जैसे बॉक्सिंग हो गया, कराटे हो गया, ताइक्वांडो हो गया, वुशु हो गया। सामने वाले को हम एग्रेसिव होकर अगर नहीं अपोनेंट लड़ेगा तो वहां पर उसका रिवॉर्ड मिलता है, गोल है, खिलाड़ी का गोल होता है, सामने वाले को हमें क्या करना है, परास्त करना है। तो वो अग्रेसिव नहीं रहेगा तो कहां से कर पाएगा, है ना। तो कुछ खेलों में जरूरत पड़ती है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन की, ठीक है। और एजर्टिव का मतलब क्या होता है कि वो एक वैध व्यवहार होता है, ठीक। आइए आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट की तरफ। In instrumental aggression, the main aim to using aggression cause harm to the opponent, achieve a positive goal, express your feeling of jealousy. तो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन का मतलब ही मैंने बताया आपको, अचीव अ पॉजिटिव गोल। एग्रेशन इज अ डिस्प्लेड इन स्पोर्ट्स थ्रू, तो एग्रेशन क्या होता है, खेलों में आक्रामकता के द्वारा प्रदर्शित। मैं इस बात में कह रहा हूं कि आप लोग क्या करिए, 15 सेट जो मैंने लगाया या दिए हुए हैं इस सेट में, इस कोर्स में, इसको जरूर लगाइएगा, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन सर पूछ रहे हैं, देखिए ये सारा सिलेबस है, और सिलेबस को पूरी तरीके से कवर किया गया है, ठीक है। कहाँ से आएगा ये नहीं पता है, लेकिन हमें सिलेबस तो पढ़ना है, समय नहीं हमारे पास। एग्रेशन इज डिस्प्लेड इन स्पोर्ट्स थ्रू, खेलों में आक्रामकता, तो एजर्शन ऑफ व्यूज, विचारों का दबाव, या यूज ऑफ एब्यूज वर्ड्स, वॉकिंग अवे फ्रॉम द ओपोनेंट, प्रतिद्वंदी से दूर जाना। तो खेलों में एग्रेशन इज डिस्प्लेड इन स्पोर्ट्स थ्रू, खेलों में आक्रामकता के द्वारा प्रदर्शित होती है, तो क्या होती है,
B. None of these. यूज ऑफ एब्यूजिव वर्ड्स ना, गाली वगैरह देना ही क्या है, इसी समझ में आपका आक्रामकता है। मैं देखिए ज्यादा बोलता नहीं हूँ, लोगों को लगता है कि ज्यादा बोलते हैं सर। आइसोकिनेटिक मेथड वाज डेवलप्ड बाय जे पैरिन, ठीक है, कि जॉब पैरनी, ये नया नाम बना दिया गया है तो लोगों को लगेगा कि ऐसा है। नेक्स्ट, इन एक्सरसाइज नो मूवमेंट टेक प्लेस, किस प्रकार के एक्सरसाइज में मूवमेंट नहीं होता है, तो आइसोमेट्रिक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अंडर विच काइंड ऑफ स्ट्रेंथ वुड यू पुट शॉर्ट पट, शॉर्ट पट जो आप फेंकते हो वो किस प्रकार की स्ट्रेंथ में आएगा, स्ट्रेंथ इंड्योरेंस, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। Explosive. अधिकतम शक्ति। B. यही हम भी समझ रहे थे कि एक्सप्लोजिव होता है, उस दिन हम लगाए तो वहां बुक में दिया हुआ था, नहीं ये आपका क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, हम भी इसलिए समझते थे। लेकिन थोड़ा सा एनसीईआरटी तो फिर मैक्सिमम स्ट्रेंथ को बताया। एक एग्जांपल दीजिए एक्सप्लोसिव का। एक्सप्लोजिव का एग्जांपल, जैसे जब आपका स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों एक साथ मिल जाए, ठीक है, और दोनों एक साथ आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाएं, जैसे जंपिंग वगैरह में हम कह सकते हैं, ठीक है। हालांकि थ्रोइंग इवेंट भी आता है, इसका थोड़ा सा मुद्दा गया हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पर ये चीज बोल रहा है ना कि जो शॉर्टकट हम कर रहे हैं इसमें हम चाहते हैं कि मैक्सिमम हमारा डिस्टेंस कवर करे, इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी आपको, ओके। ठीक है। क्योंकि हम चाहते हैं कि शॉर्टकट अगर हम कोई चीज फेंक रहे हैं या थ्रो कर रहे हैं तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे, यहाँ पे इस वजह से इसको ऐसा रखा गया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट की तरफ, और अगला हमारा है विच इज अ टाइप ऑफ इंड्योरेंस अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्टिविटीज। इसमें से कौन सा नेचर ऑफ एक्टिविटी वाला इंड्योरेंस है, बेसिक इंड्योरेंस, जनरल इंड्योरेंस, स्पेसिफिक इंड्योरेंस। General. आपको पता होगा कि दो प्रकार की इंड्योरेंस होती है, एक होता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटीज और एक होता है अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटीज, होता है ना। Yes, sir. तो इसमें क्या ऑप्शन होगा, डी None ऑप्शन of करेक्ट है, तीनों ही है। नेक्स्ट हमारा है 400 मीटर स्प्रिंट इवेंट कम्स अंडर, तो जो 400 मीटर स्प्रिंट इवेंट होता है वो किसके अंदर आता है, शॉर्ट इंड्योरेंस, मीडियम इंड्योरेंस, लॉन्ग इंड्योरेंस, या नन ऑफ दीज। बताइए तो मैं जानूं कितने लोग, देखूं मैं कितना मीडियम एंडोरेंस बी। बी। B. क्या आप लोग पढ़ेंगे वो समझ में नहीं आ रहा है। ऑप्शन ई तो इज None of करेक्ट कोई भी these है, नहीं, are- स्पीड E. इंड्योरेंस None के of अंदर these. आता है, E स्पीड होगा इंड्योरेंस E. कहीं लिखा है, No, sir. 100 मीटर आप 200 डेफिनेशन और जाकर पढ़िए 400 मेरे मीटर बुक सभी में। स्प्रिंट रनिंग में आता है। हाँ 100 मीटर 200 मीटर और 400 मीटर सभी स्प्रिंट रनिंग में आता है सर। हाँ, तो उसके लिए कौन सी स्टेमिना लगती है, ई स्पीड ई इंड्योरेंस लगता है। यस स्पीड इंड्योरेंस। तो कहीं दिया है, अरे इससे आपको कैसे लगाएंगे भाई। चलिए, तो इसलिए बहुत ज्यादा सचेत रहिए। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लग रहा होगा। और अभी आप सर बता रहे थे उसमें जो क्या बोलते हैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के लिए ना, जो पॉलीमेट्रिक एक्सरसाइज कुछ भी करते हैं ना, तो वो जो ट्रेनिंग करते हैं पॉलीमेट्रिक से, उसी से बिल्डअप होता है हमारा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। तो उसमें आता है जंपिंग आते हैं ना, यस जंपिंग सर, विद ट्रिपल जंप, जंपिंग हाँ विद ट्रिपल जंप हो गया, लॉन्ग जंप जंपिंग हो विद गया, सॉल्वेंट हो वेट्स, गया। वेट लेकर जब जंपिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, और उसमें बहुत तेजी, उसमें स्पीड के साथ स्ट्रेंथ लगता है मसल्स का, यस अब जो भी यूज हो रहा है। आप खुद भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं होता है कि लोग हम लोग कॉपी करते हैं। अगर आपने देखिए कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो आप खुद एक्सरसाइज ना, मतलब मैं एक्सरसाइज का नाम लूंगा, आप फट से मुझे बता देंगे कि सर ये तो इससे रिलेट कर रहा है, ये वाला स्ट्रेंथ है इसमें। तो यही तो है बीपीएड का मतलब, अगर आपने अच्छे से किया है तो आप तुरंत बता देंगे। देयर विल बी नो वेरिएशन इन पेस इन एक्टिविटीज इन, तो किस प्रकार के ट्रेनिंग मेथड में उसके पेस में वेरिएशन नहीं होगा। A. भाई फार्टलेग में नहीं होता है क्या, फाटलक में वेरिएशन होता है सर।
एकदम होता है, नो पूछा है। कंटिन्यूअस मेथड। हाँ, कॉन्टिन्यूअस भी इस राइट आंसर होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मॉडिफाई मैंने किए हैं, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस मेथड होगा जिसमें वेरिएशन नहीं होता, एक ही मतलब उसमें वेरिएशन से चलना होता है। हाँ, कॉन्टिन्यूअस के अंदर 3 आता है, लेकिन जब कॉन्टिन्यूअस का कोई एक टाइप है, जैसे कॉन्टिन्यूअस में भी 3 प्रकार की होती है, स्लो कॉन्टिन्यूअस, फास्ट कॉन्टिन्यूअस और वेरिएबल पेस कॉन्टिन्यूअस। तो एक बार जो हम ट्रेनिंग अपना ली कि हमको आज स्लो चलना है, एक बार डिस्टेंस हमने बना लिया, लोड हमने ले लिया, कितना लोड हमको लेके चलना है, तो फिर उसके बाद हम उसके पेस में वेरिएशन नहीं कर सकते, ठीक है। आइए आगे बढ़ेंगे हम। विच इज द टाइप ऑफ स्पीड, इनमें से कौन सा स्पीड के टाइप है? D. डी इज करेक्ट हो जाएगा। रिएक्शन होता है, एक्सेलरेशन होता है, स्पीड इंड्योरेंस भी होता है। दो और कौन से हैं? लोकोमोटर एबिलिटी और Movement speed, something like मूवमेंट स्पीड, ठीक है। विच इज द टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी? D. इसका भी ऑप्शन डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इन विच मेथड इज स्ट्रेचिंग डन इन अ रिदमिक वे। मतलब स्ट्रेचिंग करते हैं, फ्लेक्सिबल करते हैं बॉडी, लेकिन एक रिदम में करते हैं, रिदमिक वे में करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? बैलिस्टिक मेथड। वह मोशन के साथ करना या रिदम के साथ करना, एक्सरसाइज और स्ट्रेच करना बॉडी को, कोई भी पार्ट, उसको बैलिस्टिक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट बॉडी पार्ट मूवमेंट्स विद वन अनदर एंड इन रिलेशन टू डिफाइंड गोल ओरिएंटेड बॉडी मूवमेंट्स इज नोन एज। शरीर के अंगों की गतिविधि को एक दूसरे के साथ समन्वित करना। अच्छा, एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट बॉडी पार्ट्स मूवमेंट विद वन अनदर। देखिए, आपको मैं बता दूं कि कैसे हमको ये जो आते हैं ना कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज के जो 7 टाइप होते हैं, 7 टाइप होते हैं, ठीक है। उन 7 टाइप में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, इसका कीवर्ड्स याद रखो खाली। इंग्लिश में अगर आपने इंग्लिश पढ़ोगे तो आपको कीवर्ड्स मिल जाएगा। देखिए, मूवमेंट्स विथ वन अनदर, तो ये आपका क्या हो जाएगा? coupling. कपलिंग हो जाएगा। मतलब कि एक बॉडी पार्ट्स को दूसरे बॉडी के पार्ट्स हम क्या कर रहे हैं? जोड़ के कोई मूवमेंट कर रहे हैं, तो कपलिंग, कपल है, ठीक है, इसको कहा जाता है। अभी देखिए आगे आपको बताऊंगा और भी कीवर्ड्स आएगा इसी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि एबिलिटी टू अटेन हाई लेवल ऑफ फाइन ट्यूनिंग ऑफ मूवमेंट फेजेस इज नोन एज। तो अब जैसे आपने एक स्पेसिफिक तरीके का हाई ट्यूनिंग, यानी हाई लेवल ऑफ फाइन ट्यूनिंग, फाइन का मतलब होता है कि आपने स्किल पे इतना बढ़िया कंट्रोल कर लिया है, इतना बढ़िया उस स्किल को सीख लिया आपके बॉडी ने कि दूसरा कोई उससे कर ही नहीं सकता। तो जब दूसरा कोई नहीं कर सकता तो कौन सी एबिलिटी होगी? डिफरेंशिएशन एबिलिटी होगी। क्या होगी? डिफरेंशिएशन एबिलिटी होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्किट ट्रेनिंग मेथड वाज डिजाइन। तो सर्किट ट्रेनिंग मेथड किसके द्वारा दिया गया है? एडम्सन एंड मॉर्गन, और क्या होगा इसका राइट आंसर? Morgan. डी होगा, दोनों सही है। एडम्सन एंड मॉर्गन दोनों ने मिलकर दिया था। आगे बढ़ते हैं। इन 1800, 1800 शताब्दी में फिजिकल एजुकेशन वाज नोन एज। सी। एक मिनट, तो यहां पर आपको बताना है तो जिम्नास्टिक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पूछा, इन जेसी फेरिंग, यानी जेएफ विलियम्स का पूरा नाम है ये, क्या है, किसका नाम है ये? जेएफ विलियम्स का पूरा नाम है, ठीक है। तो जो जेएफ विलियम्स का पूरा नाम है, तो आप बताइए जो जेएफ विलियम्स का पूरा नाम दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूछा है कि जो जेएफ विलियम्स ने अपने फिजिकल एजुकेशन के डेफिनेशंस में फिजिकल एजुकेशन द सम ऑफ मींस फिजिकल एक्टिविटी सेलेक्टेड टू एज अ काइंड, ये सब दिया हुआ है, इतना बोला हुआ है कि ये ऐसे ऐसे होता है, मनुष्य के प्रकार के अनुसार चुनी गई सारी गतिविधियों का योग है।
तो इस डेफिनेशन से क्या निकल के सामने आता है, ये इनका जो डेफिनेशन है वो क्या बोलता है, बेस्ड ऑन डिजायर आउटकम्स, ठीक है, मतलब जो प्रकार के अनुसार चुनी गई गतिविधियां होती हैं मानव के द्वारा वो किस पर बेस्ड होती है, डिजायर्ड आउटकम्स पर, बेस्ड ऑन फिजिकल एक्टिविटी, बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड आउटकम्स, या मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज, किस पर बेस्ड होती हैं? based on physical activity. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, बेस्ड ऑन फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, फिजिकल एजुकेशन यूजेस द बॉडी एज अ मीन्स, तो फिजिकल एजुकेशन क्या करता है, बॉडी को एज अ मीन्स मतलब एक माध्यम की तरह यूज करता है, टू एग्जिबिट अवर फीलिंग्स विच डेवलप द क्वालिटी ऑफ, ये सारा आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बात जान लीजिए। तो जब फिजिकल एजुकेशन बॉडी को यूज करता है एक माध्यम की तरह, तो किस प्रकार का माध्यम, ठीक है, और उसमें फीलिंग टू डेवलप, तो वो चाहता है कि किस प्रकार की आपके अंदर क्वालिटी को डेवलप करना, अगर आपके बॉडी को यूज करके एक्टिविटी कराता है तो वो क्या चाहता है, आपके अंदर क्या डेवलप हो। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इंटेलेक्चुअलिटी मतलब बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए, ठीक है। वो पढ़े हो ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होगा, उसी का ये है। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द की प्रोसेस इन फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन में की प्रोसेस क्या होता है, सबसे जरूरी चीज क्या है। ऑप्शन नंबर सी डेवलपिंग स्किल्स, जब तक मूवमेंट हम डेवलप करना नहीं सिखाएंगे तो वो हमारा फिजिकल एजुकेशन नहीं होता। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द एम ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन फिजिकल एजुकेशन, सोशल डेवलपमेंट नहीं है इसमें से, ओबेइंग इन रूल्स एंड रेगुलेशन, शोइंग स्पोर्ट्समैनशिप, ये होता है कोऑपरेशन विद, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, ठीक है, होगा ना सर, डी होगा। यहाँ जी पूछा सर, अमंग द फॉलोइंग, ई होगा सर, नहीं नॉट पूछा है, नोट पूछा, ई होगा। ई होगा ना कैसे सर। होगा, सामाजिक विकास के लिए तीनों ऑप्शन सही हाँ, तो है। सामाजिक विज्ञान के लिए नियमों का पालन करना है, सर जी नहीं पूछा है। ई ऑप्शन होगा। हाँ ई ऑप्शन सही है इसका, ये गलत है, इसका ई ऑप्शन सही होगा, ये तीनों होगा, ठीक है। नियमों का पालन करना भी एक समाज के मतलब एक अच्छे नागरिक का वो देता है, पहचान देता है। खेल भावना दिखाना भी सामाजिक क्वालिटी है, यानी सोशल डेवलपमेंट है, और कोऑपरेशन भी आपका क्या है, सोशल है, इसका ऑप्शन नंबर ई होगा। और यहाँ चलेंगे नेक्स्ट, आफ्टर कंप्लीटिंग डीपीएड, तो अगर आप डीपीएड कंप्लीट कर लेते हो तो किसको पढ़ाने में मदद करेगा, 1 to 8 तक टीचर बन सकते हो, 1 to 5 बन सकते हो, 6 to 8 बन सकते हो, या किसको, तो इसका राइट आंसर है 1 to 8, ठीक है। कई लोगों को यह बात पता ही नहीं होगा, ठीक है, 1 to 8 तक के टीचर होते हैं जो लोग डीपीएड करके आते हैं, विद कोर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई, कौन सा फिजिकल एजुकेशन कोर्स एनसीटी मान्यता उसको नहीं देती है, डीपीएड। अरे सही है, सारा सही है, ई इसका राइट आंसर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बीपीई, क्या होगा, ये क्वेश्चन मैंने मॉडिफाई किया था पकड़ने के लिए कि ऐसा क्वेश्चन आया तो देखिए आप लोग गड़बड़ा जाओगे। तीनों को एनसीटी देती है मान्यता, जितने भी ऐड लगे होते हैं ये बात जान लो, वो प्रोफेशनल कोर्स है, और किसी भी सब्जेक्ट का जो मास्टर कोर्स होता है, सॉरी प्रोफेशनल कोर्स होता है, जो बैचलर का प्रोफेशनल कोर्स होता है जिसमें ऐड लगे, वो आपका एक बार जान लो, वो एनसीटी उसको मान्यता देता है। किसी भी सब्जेक्ट में टीचर बनना है आपको, उसके टीचर ट्रेनिंग का जो भी मतलब कोर्स होगा उसको एनसीटी मान्यता देता है, ठीक। तो बीपी जो होता है उसको करने के बाद आप टीचर नहीं बन सकते हो, ये नियम है, तो एनसीटी ने उसको मान्यता नहीं दिया हुआ है। डीपीएड, बीपीएड, एमपीएड इन तीनों को दिया हुआ है। और सर एक बीपीईएस होता ना, हाँ, बैचलर ऑफ साइंस होता, वही मतलब चीज है, वो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स साइंस का है। नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट अ रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन, लास्ट टाइम ये आया था। हाँ, इनमें से कौन, देखिए मैंने चेंज किया है,
समझ के पढ़िएगा, हमने चेंज किया है इस क्वेश्चन को। यस सर। कौन सा नहीं है पूछा है, उसने पूछा था कौन सा होता है, ए। ए करेक्ट होगा। एम्पीरियड नहीं होता रिसर्च ओरिएंटेड, ठीक है। नेक्स्ट है, बट डिसर्टेशन पेपर तो होता है ना सर उसमें। हाँ, रिसर्च एमपीएड जो में भी पढ़ाया होता है जाता ना है सर? वो आपको प्रिपेयर किया जाता है। ओरिएंटेड मतलब कि आप रिसर्च शुरू कर देते हैं, ये चीज नहीं है उसमें। रिसर्च पढ़ाया जाता है ताकि आप आगे जो नेट एग्जाम देंगे और क्योंकि उसके बाद हायर में जाएंगे आप, तो इस वजह से वहां पर हम लोगों का सिलेबस में आता। द फुटबॉल टूर्नामेंट प्लेड ऑन नॉकआउट बेसिस इज, तो ये क्वेश्चन तो आप जानते होंगे, ये वही है। नॉकआउट बेसिस पर संतोष ट्रॉफी है, बाकी सारी जो होती है हीरो लीग, इंडियन सुपर लीग, ये सब आपका उसमें आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, इनमें से कौन सा मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन नहीं है। ध्यान से चैंपियन। देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है। बाकी कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत सारे खेल होते हैं, एशियन गेम्स में बहुत सारे खेल होते हैं। चैंपियन ट्रॉफी क्या होता है, क्रिकेट का सिंगल होता है ना, उसमें एक ही खेल होता है। यस। तो अब समझ में आया क्या पूछ रहा था ये। यस सर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। अ कंपटीशन प्लेड विद इन द वॉल्स, तो आपको सबको पता है इंट्राम्यूरल। आगे बढ़ेंगे, द इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी फॉर बास्केटबॉल, बास्केटबॉलर के लिए सब गवर्निंग बॉडी कौन सी इंटरनेशनल लेवल पे, बी। आईपीए है, बीडब्ल्यूएफ है या फीवा है। बी तो आई फीवा, बी। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। हाउ मेनी वर्टिकल्स आर देयर इन खेलो इंडिया प्रोग्राम, तो यहाँ पे 12 इज राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, तो कब हुआ था, 2017-18 में खेलो इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। इसका इस बार ऐप देख लीजिएगा कि ऐप कब लॉन्च हुआ था, ठीक है, क्योंकि पिछले बार प्रोग्राम जो पूछा था ऐप से पूछ सकता है क्वेश्चन। आइए आगे बात करेंगे, द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम इज, जो एथलीट के लिए लॉन्ग टर्म बनाया गया है वो कौन सा होता है, मतलब समझे कि नहीं समझे। 4 इयर्स। आपको 8 नेशनल ईयर होता है लेवल, सर। हाँ 8 ईयर होता है ना? हाँ, तो ये नन ऑफ दीज आंसर राइट होगा। खेलो इंडिया प्रोग्राम में जो एथलीट बनाया जाता है, डेवलपमेंट प्रोग्राम, एथलीट को डेवलप करने का जो प्रोग्राम बना है वो 8 साल के लिए बना है। ये 8 साल के लिए इसीलिए खेलो इंडिया किया गया है कि हम उसको सिलेक्शन करके 8 साल तक ट्रेनिंग देंगे उसको, और फिर उसको ओलंपिक के मेडल के लिए उसको रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब नेक्स्ट हमारा द स्कीम ऑफ स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, यह स्कीम कहाँ चलाई गई थी, किस राज्य में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश, पंजाब में। नन ऑफ दी। नन ऑफ दीज है, ये चलाई गई जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू ठीक है। जम्मू एंड ऑप्शन है कश्मीर नहीं, में। देखिए टाइम ओवर हो गया। चलिए कोई बात नहीं, हम लोगों ने 10 क्वेश्चन शायद छूट गया, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये देख लीजिए आप लोग कि कैसे हमें इस ऐप के मदद से, हमारा टाइम भी है जो कि बचाएगा टाइम को भी, ठीक है। क्या तो रॉन्ग हो गया सर? हाँ तो रॉन्ग हुआ है, मेरे से एक दो गलत हो गया था, एक दो का आंसर मुझे लगता है उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कल हम लोग इसमें देखेंगे कौन सा गलत है और यहाँ पे क्या है, उस पर डिस्कशन भी करेंगे। एक दो तो मेरे से गलती हुआ था, एक दो मैंने छोड़ दिया था नेक्स्ट करने में, ठीक है। इसमें देखिए ये छोड़ा हुआ है, इसमें मैंने टिक ही नहीं किया, नहीं तो अगर टिक किया होता तो बताता कि कौन सा आपने टिक किया हुआ है। ये मुझसे छूट गया था। इन इट इज अ डिजीज इन विच बोन वीकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेकन बोन, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का राइट आंसर है ना। इसी तरह से बोला, 4 वही आपका है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो इसी तरीके देखिए ये भी एक क्वेश्चन छूटा हुआ है, ठीक। और एक काम से गलती आंसर जो ई वाला था ना लास्ट में, वो गलती आंसर हो गया था, तो उसका दिखा रहा होगा, और एक कोई और होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, लगभग आपका बना है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत, मान लीजिए भाई हमने टाइप वाले को दिया है, टाइप करके चढ़ाते हैं उस पर आंसर, लोग वही सब सेट करते हैं, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि क्वेश्चंस को मैं खुद करके देखूं। अगर आपको लगता है कि गलती है कहीं, तो आप मुझे एक बार स्क्रीनशॉट और सेट नंबर लेके जरूर भेजा करिए, या डाउट में है तब भी, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप सभी से अनुरोध है कि ये वाला जरूर आप लीजिए, 15 सेट लगा दीजिए, कम से कम 3 बार, जो टाइम बचा हुआ 3 बार जरूर लगाइएगा, ठीक है। और दिमाग खोल कर लगाइएगा, अपने ब्रेन को हैबिचुअल मत बनाइए,
तर्क लगाइए, तर्क लगाने के बाद आंसर दीजिए, क्योंकि डी और ई वाला जो है गलती पिछली बार आपसे हुआ है वो इस बार नहीं होना चाहिए बस। और सभी को यही कहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगला क्लास जब भी हम होगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। और इसका आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अधिक से अधिक लोगों को बताइए और जुड़िए आप लोग, क्योंकि जितना लोग जुड़ेंगे, देखिए मुझे जितना ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज्यादा लोगों को तक ये पहुंचा पाऊंगा मैं। सर ठीक है, यूट्यूब पर क्लास अभी नहीं ले रहे हैं सर। यूट्यूब पे नहीं ले रहे हैं, ये ठीक है। यहाँ पे क्या दिक्कत है, ये यूट्यूब पे जाएगा, आज वाला वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है।